आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 which is triangles। तो ट्राइंगल वी नो व्हाट इज ट्राइंगल, ठीक है। क्लोज फिगर मेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कह दिया कि क्लोज फिगर होता है, तो मेन बेसिकली हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है। क्लास 9th में हमने ट्राइंगल्स पढ़ा था, वहां पे हमने उसके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। जो मेन मुद्दा यहाँ पे है वो सिमिलरिटी का आता है, ठीक है। तो ट्राइंगल में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या अंतर है? ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, कॉन्ग्रुएंस कब होता है। मेन या भी मैं कहूँ कि इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, जहां पर वो ट्राइंगल का शेप एंड साइज दोनों सेम हो। कहने का मतलब अगर मैं एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख दूंगा, दूसरा कॉइन जो नीचे वाला कॉइन कंप्लीटली कवर हो जाए, ठीक है, तो मैं कहूंगा दोनों कॉइन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब शेप और साइज दोनों सेम। बट सिमिलरिटी के केस में क्या होता है, शेप तो सेम होगा, ठीक है, शेप सेम होगा बट साइज डिफरेंट होगा। मतलब मैंने एक ट्राइंगल लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है, बाकी कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर होने के लिए मैंने कहा था शेप सेम होना चाहिए, साइज डिफरेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर को कुछ थ्योरम्स आती हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सबसे जो एग्जाम में बेसिकली पूछी जाती है, बीपीटी है, एरिया रिलेटेड वाली है या पाइथागोरस थ्योरम है, ये कुछ इनकी कन्वर्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर वो ट्रायंगल की एक थ्योरम है, इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम भी हम कहते हैं। तो उसको एक बार देखते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं कैसे, तो क्या स्टेटमेंट है और कैसे प्रूफ होता है, राइट। तो थ्योरम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे से समझेंगे, ध्यान से कोशिश करेंगे समझने की। कहते हैं लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, अगर किसी एक ट्रायंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है, मतलब एक कोई पॉइंट जा रहे हैं, ठीक है, बी और मान लिया, तो ये कहते हैं कि ये अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। क्या कहा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये डी किसके पैरेलल है, बीसी के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है डी और and the other two sides are divided in the same ratio, मतलब ये जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं दरअसल ये इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको दिखाना है। तो अगर मैथमेटिकली बोलूं तो आपको AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE दिखाना है। बात समझ में आ गई होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। If a line is of parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो देखते हैं, तो पहला पार्ट जो हमेशा से लिखते हैं गिवन पार्ट, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, इतना ही जानते हैं हम इस ट्रायंगल में, क्योंकि इसने कहा कि एक DE पैरेलल है BC के, बस। अब टू प्रूव, ठीक है, क्या प्रूव करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं, ठीक है, तो कैसे, उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन यहां पर हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है देखना, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे, और ऐसे डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
AC पे, और D से C को मिला दिया और B से E को मिला दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे EF परपेंडिकुलर AB कॉमा DG परपेंडिकुलर AC join BE and DC। इतना काम हमने इसमें कर दिया। क्या दिया था? DE पैरेलल BC, AD अपॉन BD ये कौन से निकालना था हमने। E से F परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ किया, DG परपेंडिकुलर AC पे ड्रॉ किया और DC और BE को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ स्टेटमेंट को, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखना प्रूफ पे आते हैं। बड़ा शानदार प्रूफ होता है इसका। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सबसे पहला काम, ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE समझना, इस ADE में मैंने कहा EF परपेंडिकुलर है AB के, EF परपेंडिकुलर है AB के, सिर्फ इतना ट्राइंगल बस, छोटा सा ट्राइंगल ADE में EF परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके है? AB के। ये साइड कुछ यहां तक ली हुई है। ठीक है, तो समझना, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ADE, ठीक है, और AD वाली साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ADE ऐसे कर देते हैं, ADE, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था परपेंडिकुलर इस पे पड़ा है, किस पे? AB पे। तो बात समझना, हमने परपेंडिकुलर AB पे लिया है। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि EF, ठीक है, तो ये जो EF होगा, अगर भाई AB के लिए EF हाइट है तो AD के लिए भी EF ही हाइट होगी। इस बात को समझना, AB के लिए, इस AB के लिए ये EF परपेंडिकुलर मतलब हाइट है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन, ये क्या है? हाइट है। तो इस AD के लिए भी ये क्या होगा? परपेंडिकुलर का ही काम, इनके हाइट का ही काम करेगा, क्योंकि AB पे ले लिया हमने पहले ही। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ, बेस हो जाएगा आपका क्या? AD इनटू हाइट हो जाएगी क्या? EF। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इन ट्राइंगल BDE, इन ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा भाई? इस BDE में बेस क्या? BD और हाइट अगेन EF। अरे बहुत ही तरीके से समझोगे इस बात को। ठीक है, कि AB, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है EF, ठीक है, और D एक पॉइंट है यहां पर। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने इसीलिए ABE में इस परपेंडिकुलर को इस पूरे के लिए लिया है। तो अब मैं अगर इसकी बात भी करूं, अगर मैं इस पार्ट की बात भी करूं, तो हाइट तब भी हमारी क्या रहेगी? ये EF ही रहेगी। इस बात को समझना। ठीक है, इसीलिए हम इस BDE में जब इसका एरिया कह रहे हैं तो हाफ बेस तो हम भी नहीं लेंगे, लेकिन हाइट क्या लेंगे? EF भी लेंगे। इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को अगर आप इक्वेशन 1/2 करते हैं तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EF अपॉन हाफ BD इंटू EF। तो हाफ हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। बस देखो, कहीं ना कहीं हमारी वो बात आ गई LHS वाली, जो हमको चाहिए था, AD अपॉन BD। ठीक है, आप हेल्प के लिए फिगर ड्रॉ कर सकते हैं इसमें।
ठीक, ओके। अब बात करते हैं, अभी तो हमने EF परपेंडिकुलर दिया, अब बात करते हैं जब DG परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर से थोड़ा। तो आपको क्या चाहिए, AD अपॉन BD इक्वल टू A अपॉन C, आप इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं दोबारा से इन ट्रायंगल ADE, बट यहां पर वो DG परपेंडिकुलर होने वाला है AC पे। देखो एरिया ट्रायंगल का सेम रहेगा ना, लेकिन सिर्फ क्या बदला है, परपेंडिकुलर और बेस बदल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ। अब इस ट्रायंगल में देखो ये DG परपेंडिकुलर और AE क्या हो जाएगा, यहां पर बेस हो जाएगा, तो हाफ AE इनटू DG, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे इन ट्रायंगल सेम तरीका जो वहां कर रहा था, अब इसमें ले लेंगे CDE में, इन ट्रायंगल CDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या बनेगा, हाफ बेस क्या CE, लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी क्या रहेगा, DG, सेम पैटर्न जो इससे पहले बात करी थी इस बारे में, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन थर्ड अपॉन अगर 4 में करता हूं यहां पर, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं कि हाफ से हाफ कैंसिल होगा, DG से DG कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू क्या बचा, AE अपॉन C। ये बात बन गया है, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 4 5 कर देते हैं इसको। अब समझना ये वाली बात क्या है, AD अपॉन BD, AD अपॉन DC। भाई थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर ये BD और DC इक्वल हो जाए तो आप कह दो कि भाई दोनों के LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, यही हमको चाहिए था। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं पर आ रही है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए हम जरा अपने फिगर पे आते हैं। हमने कहा था ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखूं तो आप एक साइड कॉमन देख सकते हो, DE DE, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों ट्रायंगल DEC DEB, मैंने एक बात दो बार बोली, कौन सी, DE वाली, और ये DEBC के पैरेलल भी है। अब क्लास 9 की थ्योरम याद करो, अगर इन्हीं दो ट्रायंगल का बेस सेम है DE और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लेंगे इफ ट्रायंगल DCE, तो उसको CDE से चल देते हैं, CDE लिख देते हैं यहां पर भी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल BDE have same base DE and between two parallel lines DE and DC, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। भाई क्लास 9th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने थ्योरम देखी थी, इस बात को मान के चलते हैं, नहीं भी देखी है तो बस स्टेटमेंट याद रखना, एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ CD हो जाएगा कब, जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन से बीच में लाई रहता हो। तो अब कुछ नहीं, इस CD की जगह क्या रख दो, BD, या फिर इस BD की जगह रख दो CD। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 5 पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे, CD की जगह BDE ही कर देंगे, तो इक्वल टू बना AE अपॉन CE। इक्वेशन इसको चलो 60 कह दो, बहुत ज्यादा हो गए हैं नंबर, ठीक है। ऐसा कहते हैं इसको, इस वाली को जो मेन इक्वेशन थी इसको A कह देते हैं और इस इक्वेशन को B कह देते हैं। तो जो मेन इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन A और इक्वेशन B, आप देख सकते हो कि दोनों का LHS सेम है, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD, तो RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। भाई ये होती है आपकी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम इसको हम कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये यहां पर वो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इति सिद्धम भी कहते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है। तो दोबारा समझो क्या किया, पहले AD में EF को परपेंडिकुलर मान के इसका एरिया निकाला AD का और BD का निकाला,
फिर दोबारा मैं एडी का तो निकाला एरिया, लेकिन डीजी को परपेंडिकुलर मानते हुए फिर सीडी का निकाला। उसके बाद की प्रोसेस आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझो अच्छे से, ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो बनाने की, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके।